बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी, बहुत मेरा फेवरेट टॉपिक है। वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक अगर मेरा कोई है तो वो ग्रुप थ्योरी, मुझे बहुत पसंद है ये अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कहलाता है, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और मुझे ही नहीं, जब आप इस टॉपिक को आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका भी ये टॉपिक बहुत फेवरेट बन जाएगा, क्योंकि टॉपिक बहुत कमाल का है। एक्चुअल में जो मैथमेटिक्स से आपको प्यार होता है वो इसी टॉपिक की वजह से होता है। यही वो टॉपिक है जिसको पढ़ने के बाद आदमी गणित से प्यार करने लग जाता है, उसे गणित की खूबसूरती समझ में आने लग जाती है, उसे समझ में आने लग जाता है कि गणित कितनी कमाल की है, कितनी जबरदस्त है, कितनी शानदार है। तो वो टॉपिक है ग्रुप थ्योरी। हाँ, अधिकतर लोग इसे परहेज करते रहते हैं, दूर चलते रहते हैं, बोला ग्रुप थ्योरी बहुत खतरनाक है, बहुत बकवास है, बहुत भयानक है ना। एक्चुअल में ये भयानक नहीं है, सबसे सुंदर है। अगर आप ध्यान से पढ़ाया जाए, अच्छे से पढ़ाया जाए, और प्यार से पढ़ाया जाए, और प्यार से ही पढ़ा जाए, दोनों चीजें अगर प्यार से हो, और दिल से पढ़ा जाए और दिल से पढ़ाया जाए, दोनों चीजें अगर ईमानदारी से हो, तो ये टॉपिक बहुत कमाल का है। ये टॉपिक आपके लिए गणित की यात्रा के अंदर मील का पत्थर बन जाएगा। यानी ये वो चीज होगी जिसके बाद आप गणित से बहुत प्यार करने लगोगे, बहुत पसंद करने लगोगे। ये टॉपिक आपके दिमाग को खोल देगा। इसे सिर्फ आप आरपीएससी का टॉपिक ना मानिएगा, क्योंकि मैं भी इसे सिर्फ आरपीएससी के टॉपिक के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा। लास्ट टाइम भी अगर आप देखेंगे 2.0 में, तो मैंने इस टॉपिक को उस हिसाब से नहीं पढ़ाया है। इस टॉपिक को अगर आप पीछे भी जाके देखें 2.0 में, तो मैंने कभी भी इस टॉपिक को उस तरीके से नहीं पढ़ाया कि आरपीएससी का टॉपिक है, क्योंकि ये आरपीएससी के टॉपिक से ज्यादा है। ये टॉपिक इतना प्यारा है, इतना अच्छा है कि इसे पढ़ा जाए तो आपको मैथ्स पसंद आने लग जाएगी। आपको मैथ्स की कई चीजें समझ में आने लग जाएगी, कई बातें पता लग जाएगी। बहुत सारे सवाल इस टॉपिक के पूरे होने तक आपके क्लियर हो जाएंगे। यूं मानिए कि जैसे ज्ञान के दरवाजे खुल जाते हैं ना, उस तरीके से आप महसूस करेंगे जब आप ग्रुप थ्योरी को पूरा कर लेंगे। ग्रुप थ्योरी आपको गणित की वो बारीकियां बताएंगी जो कभी आप सोच भी नहीं सकते थे, जिसकी आप कल्पना तक भी नहीं कर सकते थे। उस यात्रा पे आपको ग्रुप थ्योरी लेके जाएगी। तो ग्रुप थ्योरी एक तरह से गणित का दरवाजा है, जिसको आप ओपन करने के बाद में आपको वो चमक, वो शाइन दिखाई देगी जो गणित में होती है। तो इसलिए ग्रुप थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए मैं ग्रुप थ्योरी को आपको, आप पीछे भी जाके देखेंगे 2.0 में मैंने सिर्फ 1 महीना चलाया था, 1 महीना। मैं ना कल्पना कर सकता हूँ, 1 महीना। अब इसकी प्रॉब्लम ये रहती है कि आप बाकी जगह जब जाके देखते हैं, तो ग्रुप थ्योरी को वो 5 या 7 दिन के अंदर-अंदर निपटाने की कोशिश करते हैं। तो जब आपका इरादा ही, आपका उद्देश्य ही निपटाना है, तो फिर किसी को प्रेम कैसे हो सकता है ना? समय दोगे तो प्रेम होगा, सीधी-सीधी बात है। जिसके साथ जितना समय बिताओगे, उससे उतना ही प्रेम होता है। ये तो हमारे मानव, है ना, हमारा जो मानवीय प्रकृति है वो यही है कि जिसके साथ हम किसी कुत्ते को लेके आते हैं, उसके साथ थोड़ा समय बिताते हैं, उससे ही प्यार हो जाता है। बिल्ली लेके आते हैं, बिल्ली से प्यार करते हैं, थोड़े दिन उसके साथ समय बिताते हैं, उससे प्यार हो जाता है। तो कुल मिला के समय देने की बात है। आप उसको अपना समय दे रहे हैं, मतलब आप अपने जीवन का कुछ हिस्सा उसको दे रहे हैं, तो प्रेम तो होना ही था। तो ग्रुप थ्योरी के साथ भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, इसको पूरा समय देंगे जितना ये डिज़र्व करता है, कोई भी कम नहीं करेंगे पिछली बार। और वैसे भी अगर परीक्षा की दृष्टि से भी देखें, चलिए, तो उस दृष्टि से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोनों ही लिहाज से अगर आप देखें, तो आपको पढ़ना इसलिए भी चाहिए क्योंकि ये आपके गणित का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। पेपर की दृष्टि से भी, प्लस आपके ज्ञान की दृष्टि से भी। यहाँ से ज्ञान ओपन होता है, यहाँ से ज्ञान शुरू होता है ग्रुप थ्योरी से। क्योंकि ग्रुप थ्योरी में आप कोई अवकलन नहीं पढ़ते, कोई समाकलन नहीं पढ़ते, कोई त्रिकोणमिति नहीं पढ़ते, कोई बहुपद नहीं पढ़ते। आप सबसे परे होकर एक अलग ही यात्रा पे जाते हैं। सबसे सुंदर बात ये है, यहाँ पर मैं आपसे कुछ भी पुराना नॉलेज नहीं मांगूंगा, मैं आपसे पुराना ज्ञान कुछ भी नहीं मांगूंगा। आपको अवकलन नहीं आता, मत आए। समाकलन नहीं आता, मत आओ। अवकलन नहीं आता, नहीं हो। समाकलन नहीं आता, कोई बात नहीं, चल जाएगा। और कोई चीज, पर त्रिकोणमिति भी नहीं आती, ठीक है, नहीं मांगूंगा। प्रतिलोम त्रिकोणमिति नहीं आती, बहुपद नहीं आते, नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। यहाँ से एकदम जीरो से चलेंगे, एकदम जीरो से। क्योंकि ग्रुप थ्योरी वो ब्रांच है जो कुछ मांगती ही नहीं है, वो एकदम शुरू से शुरू करती है। ये गणित की शुरुआत है। अब गणित की शुरुआत है, अगर कोई चीज शुरुआत है यानी उससे पहले कुछ था ही नहीं, तो उससे पहले कुछ था ही नहीं, तो ग्रुप थ्योरी एकदम शुरुआती पार्ट है। तो यहाँ पे आपको पीछे का कोई भी नॉलेज नहीं चाहिए। इसे प्री रिक्वेस्ट जिसे कहते हैं कि भाई पुराना ज्ञान कितना चाहिए, पुराना ज्ञान 0/0 चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। पुराना कोई ज्ञान यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे एकदम फ्रेश शुरुआत करेंगे, अलग ही एक विचारधारा हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको समझ में आने लग जाएगा कि जो भी आपकी गणित है, जो भी आपकी गणित है, वो अपने आप में एक ग्रुप थ्योरी है। इतना बड़ा, इतना कमाल का ये आइडिया है ना, बड़ा विचित्र आइडिया है, बड़ा ही, है ना। रूट्स जिसे हम कहते हैं, रूट जिसे हम कहते हैं, मूल जिसे हम कहते हैं, जड़े जिसे कहते हैं, ग्रुप थ्योरी जो है वो गणित की जड़ें हैं। अगर आपने जड़ों का अध्ययन कर लिया तो आपको समझ में आ जाता है कि फूल कैसा निकलेगा। क्योंकि एक्चुअल में जो कुछ हो रहा है वो जड़ों की वजह से ही तो हो रहा है।
जड़ें ही तो सब कुछ बनाती है। ये जो शाखाएं, ये जो तना, ये जो विशालकाय वृक्ष आपको नजर आ रहा है, ये सारा खेल जड़ों का ही तो है। तो जड़ों में ही सब कुछ छुपा हुआ है और जड़ें ही मेन है, मुख्य है। तो ग्रुप थ्योरी हमारी गणित की जड़ है, ये जड़ है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ग्रुप थ्योरी की। क्लियर है? ग्रुप थ्योरी अपने आप में गणित की एक समझ है, एक अलग समझ है कि जो आप गणित के बारे में आज तक जानते आए हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा, मैं पहले से रिपीट कर दूं यहाँ पे कि मैं आपको एकदम जीरो से ग्रुप थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए ये समय खाएगा, इसलिए ये समय खाएगा, ये टाइम खाएगा। अब यहाँ पे आप 5 या 4 दिन बाद में मत करने लग जा रहा था, टॉपिक कब खत्म होगा, टॉपिक कब खत्म होगा। नहीं, मैं टॉपिक खत्म करने के लिए ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं टॉपिक खत्म करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं ग्रुप थ्योरी इसलिए पढ़ाने वाला हूं कि ग्रुप थ्योरी आपके लिए एक शुरुआत हो जाए, एक ऐसी शुरुआत हो जाए जहां से आप गणित को पसंद करने लग जाए। मैं इस ग्रुप थ्योरी को इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं, ना कि इस तरीके से कि मुझे 7 दिन में निपटा के निकल जाना है। मेरा मकसद वो रहेगा ही नहीं। मेरा मकसद रहेगा 7 नहीं 14 लगे, 14 नहीं 21 लगे, 21 नहीं 28 लगे, 28 नहीं 35 लगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये टॉपिक की जो गहराई है वो आप तक पहुंचानी है। अगर मैंने ये पहुंचाने में मैं सफल हो गया तो आप में से बहुत सारे लोगों को गणित पसंद आने लग जाएगी। और एक बार आपको गणित पसंद आने लग गई तो मेरा काम बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को कोई चीज पसंद आने लग जाती है तो फिर आपका काम अपने आप कम हो जाता है। फिर वो अपने आप ही इंटरेस्ट लेता है, अपने आप ही पढ़ता है, अपने आप ही आगे बढ़ता है, फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ता है ना। आप किसी को किसी चीज से प्रेम करना सिखा दो, आपका काम खत्म। आपके बच्चे को पढ़ने से प्रेम करना सिखा दो, आपका काम खत्म। अदरवाइज डेली डांटते रहो, गुस्सा करते रहो, थप्पड़ मारते रहो, जो कुछ भी आप शाम दाम दंड भेद कर सकते हो वो यूज करते रहो। हर दिन करना पड़ेगा और 365 दिन करना पड़ेगा। इवन जब तक वो पढ़ेगा 18-20 साल तक आपको यूं ही करना पड़ेगा। और अगर उसे प्रेम हो गया एक बार अपनी पढ़ाई से तो बात ही खत्म। आपका डे बाय आपके 18 साल बच जाएंगे। तो ये टॉपिक वैसा ही है। अगर आपको एक बार गणित की गहराई समझ में आ गई, तो अगर गहराई समझ में आ गई तो प्रेम होना स्वाभाविक है। और वो अगर हो गया तो फिर आपको गणित पसंद आने लग जाएगी। पसंद आने के बाद में आप किसी के साथ कितना समय देते हैं आपको पता ही नहीं चलता। जब कोई चीज ना पसंद हो, आपके घर पे कोई व्यक्ति ऐसा आया हो जो आपको ना पसंद हो, उसके साथ अगर आप 1 घंटा बैठते हैं तो आपको लगता है 10 घंटे हो गए। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो आपको पसंद हो और वो आपके साथ बैठा हो, तो आपके लिए 1 घंटा भी 10 मिनट जैसा होता है। तो सेम बात है, आपने दोनों के साथ ही 1 घंटा निकाला है, लेकिन 1 घंटा एक 10 घंटे की तरह लगता है, 1 घंटा 10 मिनट की तरह लगता है। क्यों? क्योंकि पसंद नापसंद का खेल था। तो वही है, अगर गणित पसंद हुई तो आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो कभी आप मुझसे नहीं पूछेंगे सर गणित को कितने घंटे पढ़ने की जरूरत है। फिर आप पूरा दिन गणित पढ़ोगे तो भी आपको नहीं लगेगा कि आप गणित पढ़ रहे हैं। आपको यूं ही लगेगा कि नहीं, मैं तो खेल रहा था, मैं तो मजे कर रहा था, पढ़ कहाँ रहा था, मैं तो मजे कर रहा था। तो जो बाकी लोग होते हैं, जैसे आइंस्टीन को ले लीजिए या किसी बड़े फिजिसिस्ट को देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति, जो भी बड़ा व्यक्ति अपने क्षेत्र में बड़ा हुआ है, वो कभी भी अपना काम नहीं करता, वो एक्चुअली खेलता है। और खेलने में आप कभी भी टाइम नोट नहीं करते। कभी देखा है आपका बेटा या बच्चा या परिवार में भाई बंधु छोटा जो भी है, वो बाहर खेलने जाता है तो घड़ी देख के जाता है, अच्छा ओ 5 बज गए, अब मुझे सिर्फ आधा घंटा खेलना है, 5:30 पर वापस आना है। नहीं देखता ना वो। क्यों? क्योंकि उसे प्रेम है, अच्छा लगता है वो। और जब अच्छा लगता है तो समय से परे चले जाते हो आप। फिर आप किसी से नहीं पूछते कि सर गणित कितने घंटे पढ़नी होती है। फिर आप पढ़ ही नहीं रहे, कितने घंटे कहाँ से। फिर आप 12 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो लोगों के लिए वो पढ़ना है, आपके लिए तो खेलना है। और खेलने में घंटे नहीं गिने जाते। तो सेम वही बात है, जो भी अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ है या सर्वश्रेष्ठ है, वो कभी भी घड़ी की तरफ नहीं देखता। क्यों? क्योंकि वो काम कर ही नहीं रहा होता, वो खेल रहा होता है। और खेलने में आप घड़ी नहीं देखते। तो वही इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए शुरुआत है कि ग्रुप थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि पेपर में सवाल अच्छे खासे आते हैं। दूसरा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये आपके लिए लॉन्च पेड है। यहाँ से आप गणित को पसंद करने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम गणित की बारीकियों की बात करेंगे, उन चीजों की बात करेंगे जिनके ऊपर हम कभी बात नहीं करते, लेकिन आपके मन में वो सवाल हैं। आपके मन में वो छोटे छोटे सवाल है। एक सबसे छोटा सवाल तो आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि 1 और 1 2 क्यों होते हैं, 1+1 2 क्यों होते हैं, 1 0 से बड़ा क्यों होता है, माइनस माइनस प्लस क्यों होते हैं, है ना। किसी भी नंबर को 0 से गुणा करते हैं तो 0 क्यों हो जाता है। सोचे, हाँ ये सवाल तो थे मेरे मन में, कभी तो थे, अब तो नहीं, अब तो मैंने खत्म कर दिए, लेकिन कभी तो थे। डे 1 पे तो आपके दिमाग में सवाल था कि 0 से गुणा करते 0 क्यों हो जाता है, 1+1 2 कैसे हो जाता है, 2 ही क्यों होता है, 3 क्यों नहीं होता, 1 0 से बड़ा होता है, कैसे पता चला कि 1 0 से बड़ा होता है, माइनस माइनस प्लस ऐसे कैसे हो गए। तो ऐसे ढेर सारे सवाल आपके दिमाग में जरूर घूमते होंगे शुरुआती दिनों में। अब तो आप समझदार हो गए, अब अपने सवालों को आप उठने ही नहीं देते, पहले ही काट देते हो, क्योंकि ये हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें इस तरीके से तैयार कर देता है कि जब भी कोई सवाल उठे, कैंची लो, खच काट के फेंक दो, ताकि वो बड़ा हो ही ना पाए। तो ये हमारी आदत है, अब तो हम हो जाते।
10 तक, शायद 7वीं 8वीं तक ये सवाल हमारे दिमाग में उठते हैं, उसके बाद हम सवालों को खत्म करना सीख जाते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं। तो ये है, लेकिन चिंता मत करिए, ग्रुप थ्योरी जब आप लोग पढ़ेंगे, आप जी जान से सवाल है, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको, जो आपके कभी दिमाग पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, जिस भी क्लास में आपके दिमाग में सवाल आए थे, वो सारे सवाल यहाँ पे पूरे होंगे। यहाँ पे आपको हर सवाल का जवाब मिलने वाला है, हर सवाल। इवन 1+1 2 क्यों होता है, 1 0 से बड़ा क्यों होता है, माइनस माइनस प्लस क्यों होता है, 0 का भाग क्यों नहीं दे सकते। शायद इस चीज के लिए कभी ना कभी आपने थप्पड़ भी खाया हो, अगर आप क्यूरियस बच्चे रहे हो स्कूल में और आपने कभी ये सवाल पूछा हो कि सर 0 का भाग देने पर क्या आता है ना, 0 में 0 का भाग देने पर क्या आता है। ऐसे सवाल अगर आपने पूछे और आपके गुरुजी ने आपको डांटा हो, तो चिंता मत करिए, यहाँ पे आपको इस सवाल का भी जवाब मिलेगा। हर सस्ते से सस्ता सवाल का जवाब आपको ग्रुप थ्योरी में मिलने वाला है। यानी यहाँ पे आपको सिर्फ गणित नहीं मिलेगी, बल्कि संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि आपके वो सवाल क्लियर होंगे जो कभी आपके दिमाग में हुआ करते थे, और जिसके उत्तर न मिलने की वजह से आपको गणित से थोड़ी बहुत घृणा होगी। बोले सवाल के जवाब ही नहीं है तो फिर काहे की गणित, जब सवालों के जवाब ही नहीं देती तो फिर काहे की गणित। तो हो सकता है इस वजह से घृणा आई हो, वो घृणा अब ग्रुप थ्योरी में सारी दूर हो जाएगी। क्लियर है ये बात। आओ ग्रुप थ्योरी का शुरुआत करते हैं। क्या कहती है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी से पहले हमें समझना होगा कि गणित का आधार क्या है। बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे, बहुत सारी, लेकिन पहले से रिपीट मैं कर देता हूँ, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं रहेगी। ये 10 दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा, 20 दिन चलेगा। लास्ट टाइम ये 1 महीने चला था। लास्ट टाइम ये टॉपिक 1 महीने चला था। आप जाके आरपीएससी 3.0 में जाके देख सकते हैं, ज्यादा ही चला था, क्योंकि 30 क्लासेस उसमें डली हुई है। संडे और मिला लूं तो लगभग 34-35 दिन, बीच में अगर 1-2 छुट्टी हो गई हो कोई कारण से, तो लगभग 35-36 दिन पिछली बार भी ये चला था। जब शुरू हुआ था, जब खत्म हुआ था, तो लगभग 35 दिन का गैप था, 35 दिन का। तो इसका मतलब आज शुरू कर रहे हैं, तो अब से लेकर पूरे 35 दिन लगभग लगभग अगर उतना ही करवाया जितना 2.0 में करवाऊंगा, तो 1 महीने से कुछ एक्स्ट्रा दिन ही इस टॉपिक को पूरा होने में लगेंगे। ठीक है, इसलिए शांति से अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और टॉपिक को खत्म होने, अगर आपको टॉपिक पसंद नहीं है तो छोड़ के चले जाइएगा, जब टॉपिक खत्म हो जाए वापस आ जाइएगा, तब तक कुछ और पढ़ लीजिएगा, आरपीएससी 2.0 में से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो इसके साथ चलते रहिएगा। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। तो पहले इसका आधार बनाते हैं, भूमिका तय करते हैं। देखो होता क्या है, गणित की भाषा में बात करते हैं, हमारी मैथ्स की भाषा की बात करते हैं। हमारी जो मैथ्स होती है, मैं इसकी पूरे हिस्ट्री नहीं बताना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि हिस्ट्री के लिए आप आरपीएससी 2.0 भी देखें, आप 2.0 को भी पढ़ें और 3.0 को भी पढ़ें, क्योंकि टॉपिक काफी बड़ा है, काफी बड़ा टॉपिक है। तो यहाँ पे मैं एक अलग शुरुआत करूंगा। यहाँ मैं एकदम 2.0 में जैसे भी मैंने पढ़ाया था इसको, जिस तरीके से पढ़ाया था, 3.0 में मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाने की शुरुआत करूंगा, ताकि आपको 2 एंगल मिले। एक चीज के बहुत सारे एंगल होते हैं। पिछली बार 2.0 में जो भी मैंने एंगल पकड़ा था समझाने का, इस बार मैं थोड़ा अलग एंगल पकड़ूंगा, ताकि आपको एक दूसरे एंगल से भी समझ में आ जाए। कुछ वैसा है, एक हाथी है, हाथी के आप आगे खड़े हैं तो एक अलग एंगल है, आपको वो दिख रहा होगा जो आगे से दिख सकता है। अगर आप हाथी के पीछे खड़े हो तो आपको कुछ और दिखेगा। है तो हाथी, है तो हाथी। तो एक हाथी इतना बड़ा होता है कि आप एक साथ एक जगह खड़ा होकर पूरा नहीं देख सकते। किसी भी साइड से देख लीजिए, हाथी का एक हिस्सा ही दिखेगा आपको। आगे खड़े हैं तो सूंड, कान और ये दिख रहे हैं, अब पूंछ नहीं दिख रही है आपको। अब आपको दिखाई नहीं दे रहा कि पूंछ है उसके, नहीं दिखती ना। अगर पीछे खड़े हो तो अब आपको पूंछ दिख रही है, लेकिन अब आपको वो नहीं दिख रहा कि उसकी आंखें भी है, उसकी एक सूंड भी है। साइड में खड़े हो जाएंगे तो पेट दिखाई देगा। तो वही कहानी है कि आपको एक साइड से, एक एंगल से एक चीज नजर आती है, सारी चीजें नजर नहीं आती। इसीलिए 2.0 में जो एंगल था वो एक एंगल था, 3.0 में एक अलग एंगल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे एक नया ट्राई है, यहाँ भी चीजें होगी तो चीजें वही की वही, लेकिन एंगल अलग होगा, वहां का एंगल अलग था। तो इसलिए 2.0 भी साथ साथ में देखेगा। एक साथ आपका ग्रुप थ्योरी 2 बार हो जाएगा, एक बार एक एंगल के साथ 2.0 में, एक बार एक एंगल के साथ 3.0 के। प्लस आप 2.0 के वीडियो देख के जब यहाँ आएंगे तो आपकी समझ अच्छी होगी, यहाँ पे आपको क्लास ज्यादा इफेक्टिव लगेगी। एक बच्चा सीधा 3.0 का वीडियो देख रहा है, एक बच्चा 2.0 के वीडियो देखकर फिर 3.0 को देख रहा है, दोनों में रात दिन का अंतर होगा, समझ में अंतर होगा, क्लास की इफेक्टिवनेस में अंतर होगा, क्योंकि आप पहले से ही उसकी भूमिका बांध के फिर यहाँ आए हैं, तो यहाँ जो भी समझाया जा रहा होगा वो जल्दी पकड़ में आएगा, जल्दी कैच होगा। और एक 3.0 में सीधा आओगे तो फिर जो यहाँ समझ में आ रहा है, जितना समझ में आ सकता था उतना ही आएगा। बेहतर होना है तो, बेहतर होना है तो कुछ और अच्छा करना पड़ता है, और ज्यादा करना पड़ता है। तो ये मेरी राय है, रिकमेंडेशन है कि आप 2.0 को भी देखिएगा, 3.0 को भी देखिएगा। 2.0 के वीडियो 2.0 में थोड़ा सा आगे चलिएगा। अब कल सैटरडे संडे 2 दिन आपको छुट्टी मिल जाएगी, आप 2 दिन में वहां के कुछ 5-7 वीडियो पूरे कर लीजिएगा, फिर इसमें चलिएगा, ताकि ये चीज अच्छे से
बड़ी शानदार क्लियर हो। और मैंने पहले कहा, ग्रुप थ्योरी पढ़ने के बाद आपको गणित बहुत पसंद आएगी, बहुत बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत सुंदर है। ठीक है ना? चलो, तो शुरुआत करते हैं हमारे गणित की। देखो, हमारी जो गणित होती है, हर विज्ञान का कोई ना कोई आधार होता है। और आधार होना भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आधार होना चाहिए। जैसे बहुत सारे विज्ञान है, हर विज्ञान से पूछा जाता है कि भाई आपका आधार क्या है, आपका आधार क्या है। अब कोई आदमी अपना आधार एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि भाई मैं जो बता रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, मैंने भविष्यवाणी की, कोई तो आधार होगा। हम हमेशा उस आधार को मानते हैं जिसके पास जितना सॉलिड आधार है, या जिसको अपने आधार के बारे में एकदम क्लियरिटी है, उसकी भविष्यवाणी पे हमें दम लगता है कि यार वो जो भविष्यवाणी कर रहे हो, फेंक रहे हो को नहीं, वो फेंक रहे को नहीं, इकन आधार है। और जिसके पास आधार है, इसका मतलब उसमें दम है। तो आपने जितना भी विज्ञान आप पढ़ते हैं, चाहे वो फिलोसॉफी हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे कोई और विज्ञान हो, हर किसी के पास अपना एक आधार होता है। एक आधार होता है जिसके ऊपर वो तैयार होती है। जैसे आपका घर है, उसके लिए एक नींव होती है जिसके ऊपर वो तैयार होता है। एक नींव होती है जिसके ऊपर आपका मकान तैयार होता है, तो उससे आधार कहते हैं। आधार के ऊपर चीजें तैयार होती है। मैथमेटिक्स जो है, अभी मैं बाकी साइंस की बात भी करूंगा, फिजिक्स की बात भी करूंगा कि फिजिक्स में क्या होता है, केमिस्ट्री में क्या होता है, अदर साइंसेज में क्या होता है, उसमें बात करेंगे। मैथमेटिक्स थोड़ा सा अलग विज्ञान है। विज्ञान का मतलब वो वाला विज्ञान ही जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला है। विज्ञान का मतलब है ज्ञान का एक क्रम। विज्ञान की परिभाषा आपने पढ़ी है। विज्ञान का मतलब वो विज्ञान ही जो फिजिक्स पढ़ा रही है। फिजिक्स विज्ञान का एक पार्ट है, फिलोसॉफी विज्ञान का एक पार्ट है। ये हिस्से है, ये टुकड़े हैं। जैसे इंजन जो है वो बाइक नहीं है, बाइक में इंजन है। ठीक है ना? तो इसको, विज्ञान को इतना छोटा मत मानिएगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बस यही विज्ञान है, नहीं, ये विज्ञान के पार्ट्स है। विज्ञान के पार्ट्स है, विज्ञान में बहुत सारे आते हैं। वो ब्रांचेस भी आएंगी जिनके बारे में आज हम नहीं जानते। आने वाले 10 साल 20 साल 50 साल बाद हो सकता है कई नई ब्रांचेस भी आके इसमें जुड़ जाए, वो भी विज्ञान बन जाए। ठीक है ना? तो विज्ञान का मतलब है ज्ञान, और ज्ञान का क्रम से अध्ययन करना, है ना, तार्किक रूप से अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। तो कोई भी चीज जिसके पास तर्क है, जिसके पास क्रम है, वो विज्ञान बन सकता है। कोई भी, कोई जरूरी नहीं आपने कुछ खोजा, आज एस्ट्रोलॉजी है और चीजें हैं, वो अपना आधार क्लियर कर दे, अपना क्रम है, वो भी विज्ञान बन जाएगी। कल उनको भी विज्ञान की श्रेणी में काउंट कर लिया जाएगा। लेकिन वो आधार नहीं दे पाए, तर्क ना दे पाए, लॉजिक ना दे पाए, इसीलिए वो विज्ञान से परे है, वरना विज्ञान में शामिल हो जाए। आज धर्म को ले लो, अगर धर्म जो है वो अपना आधार क्लियर कर दे, अपने आप को प्रूफ कर दे, साबित कर दे, तो वो विज्ञान बन जाएगा। तो हर चीज जो अपने आप को साबित करने की क्षमता रखती हो, अपने आधार को, अपने आप को ओपन कर सकती हो और अपनी परीक्षा देने को तैयार हो, उसे हम विज्ञान में काउंट कर लेते हैं। सीधी बात है, ताकि सही गलत को डिफ्रेंशिएट किया जा सके, गलत को अलग किया जा सके, सही को अलग किया जा सके। अगर ये क्षमता किसी के पास है, आओ, विज्ञान में आपका स्वागत है। ठीक है? मैथमेटिक्स जो है, उसमें आधार हमारा होता है दो बातें। एक होता है एग्जाम। गणित में किसी भी ब्रांच को जब आप खोलोगे तो शुरुआत होती है एग्जाम से। एग्जाम्स को हिंदी में कहते हैं अभिग्रहित। नंबर दो होती है थ्योरम, जिन्हें आप रिजल्ट्स भी कहते हैं, परिणाम भी कहते हैं। अच्छे से समझना एक बार इसको, इस बात को अच्छे से समझना पूरे से, बड़ी सुंदर बातें हैं। ये चीजें पहले हमने कभी नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी, इसी वजह से हमें हमारे गणित के आधार में कमजोरी महसूस होती है, क्योंकि हमारा आधार क्लियर नहीं था। आज इसको देने बाद आधार आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला होता है एग्जाम्स, जिसे अभिग्रहित कहते हैं। दूसरा होता है थ्योरम। अभिग्रहित और थ्योरम के बीच में होती है आपकी परिभाषाएं, डेफिनेशन क्या है ये। देखो, एग्जाम क्या होता है? एग्जाम होता है सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, नियमों का एक समुच्चय, जिस पे सवाल नहीं उठाए जा सकते, जिसको सही ही माना जाता है, इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता, इसको साबित नहीं किया जा सकता, इसको लेके चला जाता है, इसको लेके चला जाता है। अभिग्रहित, जिनको माना जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है कि हाँ, ये ऐसे होते हैं, ये सही है, इन पे सवाल पैदा नहीं किए जाते, इनको एक्सेप्ट किया जाता है एज इट इज, जैसे हैं वैसे। अभी सवाल, सवाल नहीं उठा सकते फिर विज्ञान कैसे हुआ? अभी रुको रुको, समझाऊंगा कि सवाल नहीं उठा सकते फिर भी विज्ञान कैसे। तो पहले तो एग्जाम क्या होते हैं? एग्जाम वो रूल्स होते हैं गणित के जिन पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। और गणित की हर ब्रांच के पास, गणित की हर ब्रांच के पास अभिग्रहित होते हैं, हर ब्रांच के पास, चाहे वो ब्रांच कोई भी क्यों ना हो।
हर ब्रांच के पास नीचे जाएंगे तो आपको अभिग्रहितों का एक समुच्चय मिलेगा। जैसे ही आप ऊपर से शुरू करेंगे और नीचे 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 जाएंगे, जैसे कोई 100 माला बिल्डिंग है, आप 100 से 99, 99 से 98 नीचे आते जाए, लास्ट में आपको नींव जरूर मिलेगी। सेम वैसी की वैसी बात है। गणित की किसी भी ब्रांच को उठाइए, कोई भी ब्रांच हो, अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको कुछ अभिग्रहित नजर आएंगे। ये वो होंगे जिसके ऊपर वो खड़ा होगा, और इनको प्रूफ नहीं किया जा सकता। ये ऑलरेडी वैलिड और टूटोलॉजी है। टूटोलॉजी का मतलब वो चीज जो हमेशा सत्य है, जिसको खारिज नहीं किया जाए, जिसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इन्हें कहते हैं सेट ऑफ एग्जाम। अब एग्जाम बन गए, आपके रूल बन गए। रूल बनने के बाद में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 5 एग्जाम हो गए, 5 अभिग्रहित हो गए। अब इन 5 अभिग्रहितों को, एक अभिग्रहित और 2 अभिग्रहित को हमने मिलाया और एक रिजल्ट निकल आया। 2 अभिग्रहितों को मिलाया और 2 अभिग्रहितों से और नए रिजल्ट बनने लग गए। इन्हें कहते हैं थ्योरम। दूसरा पार्ट होता है थ्योरम। आप अभिग्रहितों को, जो 5 अभिग्रहित, 7 अभिग्रहित, 10 अभिग्रहित आपने बनाए, फिर आपको लगा कि यार अभिग्रहित नंबर 1 और अभिग्रहित नंबर 3 को अगर मैं दोनों को एक साथ देखूं तो इससे ये बात पता लगती है, इससे ये बात पता लगती है। जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के बारे में, अरे यार ये तो ईमानदार भी है, और ये तो सादगी भरा व्यक्ति भी है, अरे यार ये तो ठीक है, वो छोड़ो ठीक है। अगर कोई लड़की के लिए पूछे तो छोड़ो ठीक है, ईमानदार भी है और सादगी भरे भी है। तो कहते हैं ना, 2-4 चीजें जब आप देखते हैं, आप जब किसी की सगाई करने जाते हैं, लड़के की या लड़की, तो आप क्या देखते हैं? आप उसके गुण देखते हैं। उन गुणों से आपको लगता है अरे ये तो योग्य है, ये तो योग्य वर है। जबकि वहां जो बातें हुई थी वो क्या थी? ईमानदार है, अच्छो कमावे, दिखना में ठीक है। ये 5-6 एग्जाम आए और इस एग्जाम से नतीजा क्या निकला कि भाई वो योग्य वर है या योग्य वधु है। तो सेम वैसी बातें जब आप एग्जाम्स को देखते हैं तो उन एग्जाम से कुछ निकल के बाहर आता है, जिसे हम कहते हैं थ्योरम। फिर थ्योरम के सेट्स बनने लग जाते हैं, कई थ्योरम। थ्योरम में 2 थ्योरम मिलके एक और थ्योरम बनाती है, फिर और थ्योरम बनाती है। इस तरीके से ये चीज फैलती चली जाती है और आपको थ्योरम 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 पे थ्योरम एंड चलता चला जाता है, जिसे हम कहते हैं थ्योरी। ये गणित का एक ढांचा होता है। हर ब्रांच ऐसे ही चलती है, ऐसे ही शुरुआत करती है, एग्जाम से शुरुआत करती है, फिर उन एग्जाम्स में से थ्योरम्स निकलती है, थ्योरम्स में से थ्योरम्स निकलती है, और सो ऑन बढ़ती चली जाती है और पूरी थ्योरी बन जाती है। अब इस ब्रांच को आप नाम देते हैं जो भी है, कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी। ये जो शुरुआत वाला एग्जाम है, इसको आप क्या नाम देना चाहते हैं? रिंग, वो नाम है, वो आपकी मर्जी है। आप रामलाल भी रख सकते थे, रामलाल थ्योरी, विनोद थ्योरी, विजय थ्योरी, विकास थ्योरी, कोई दिक्कत नहीं। आप जो भी इसको, इस गणित को, जो भी, अब थ्योरी तो है ये, अब ये कौन सी थ्योरी, इसको क्या नाम रखना चाहते हो? जो भी नाम रखना चाहते हो वो उसके साथ अटैच कर दो, जो भी रखना चाहते हो वो उसके साथ अटैच कर दो, ठीक है। इस तरीके से हमारी ब्रांच बनती है। अब आपको अजीब लगेगा, बोले ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? एग्जाम, ये तो वो सवाल हो गए जिन पे सवाल नहीं उठाए जा सकते। अब आप एक गेम को देखिए, किसी भी गेम को देखिए, क्रिकेट के उठा लीजिए, फुटबॉल उठा लीजिए, वॉलीबॉल उठा लीजिए, बास्केटबॉल उठा लीजिए, जो मन में आए वो खेल उठा लीजिए। हर खेल में एक सेट ऑफ रूल्स होते नहीं होते। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में एक सेट ऑफ रूल्स होते नहीं होते कि विकेट पे बॉल लग गई, बॉलर बॉल कराएगा, यहाँ से बॉल कराएगा, इतनी दूरी से बॉल कराएगा, विकेट पे लग गई तो आउट होगा, 1 ओवर में 6 बॉलें कराएगा। 1 ओवर में 6 बॉलें कराएगा, 6 क्यों, 5 क्यों नहीं होती, 7 क्यों नहीं होती, 8, 5 ज्यादा ठीक है, 10 तो और भी अच्छा होता। ये 6 क्या है? गलत बात है ना। सवाल तो उठने चाहिए, क्रिकेट पे सवाल उठने चाहिए, 6 बॉलें क्यों करी? 5 बॉल ज्यादा ठीक रहती, 5 का, 5 तो सबको पसंद है, 6 बॉलें क्यों? अच्छा चलिए एक काम करते हैं, एक बात और सोचते हैं कि अगर 1 ओवर में 6 बॉल के बजाय 5 बॉल हो जाए, क्या क्रिकेट को कोई फर्क पड़ेगा? क्या क्रिकेट को कोई फर्क पड़ेगा? अगर हम क्रिकेट के नियम बदल दें और ये तय कर दें कि कल से क्रिकेट के 1 ओवर में 5 बॉलें होंगी, क्या क्रिकेट बदलेगा? कोई फर्क पड़ेगा क्रिकेट को? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 बॉलें करा रहे थे, 5 करवा देंगे, या 6 करवा रहे थे, 7 करवा देंगे। तो ये जो बेसिक रूल होते हैं, शुरुआती रूल वाले, इन रूलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये वो रूल है जो गेम को खेलने के लिए जरूरी है। अगर आप कोई भी रूल नहीं बनाएंगे, अगर आप कोई रूल नहीं बनाएंगे तो बताओ गेम खेला कैसे जाएगा? आप 5 बच्चों की 2 टीम बना दी। पहली बात तो 5 बच्चों की टीम कैसे बनाई? 6 की और 4 की क्यों नहीं बनाई? इसका मतलब कोई तो रूल बनाओगे कि भैया एक टीम में कितने बंदे होंगे, एक टीम में कितने बंदे होंगे, कोई तो रूल बनाओगे। तो कुछ रूल आपको शुरुआत में बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने शुरुआत नहीं की तो आप गेम खेल ही नहीं सकते।
अगर आपने कोई शुरुआत नहीं की, कोई रूल नहीं बनाया, तो बच्चे खड़े हैं, मुंह देख रहे हैं आपका। बीच एक बच्चा भेड़ा हो गया, थारा मुंडो का देख रहे हैं, के करनु है गुरु जी। बोले क्यों कौन करनु पाया, कोई रूल है ही कोई नहीं, बस जाओ खेलो। ग्राउंड पर 20 एक टावर भेड़ा कर लो और क्यों गुरु जी के करा, पर क्यों मत करो, खेलो। पर के खेलना, खेलो, कोई रूल को नहीं को। तो बिना रूल के कोई गेम हो ही नहीं सकता, बिना रूल के कोई गेम हो ही नहीं सकता। हर रूल से ही गेम चलता है। हाँ, रूल कम बनाइए, ज्यादा बनाइए, बदल के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रूल्स तो बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि रूल बनाए बिना पता कैसे चलेगा कि मुझे करना क्या है, इस गेम में मुझे करना क्या है। ये रूल ही तो बताते हैं, बॉलर को रूल ही तो बताते हैं कितनी बॉलें डालनी है, बॉलर को रूल ही तो बताते हैं कहां से डालनी है, बॉलर को रूल ही तो बताते हैं कि उसे करना क्या है, कैसे आउट करना है। टीमों को रूल से तो पता चलता है कि जीता कैसे जाता है, खिलाड़ी को जो बैट्समैन है उसको रूल से तो पता चलता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। तो अगर आपने रूल्स नहीं बनाए तो फिर गेम ही शुरू नहीं होगा। तो रूल्स तो चाहिए, शुरुआती रूल्स चाहिए। अच्छा, इन रूल्स पे सवाल उठाना कोई मतलब बनता है? अगर मैं इन रूल्स पे सवाल उठाऊं, कल मैं क्रिकेट देखने के बजाय कहूं क्रिकेट में यार कैच आउट आउट क्यों है, कोई बात है, कैच ले लेवर आउट हो जाए, नहीं, तो गलत बात है। क्या इस सवाल पे सवाल उठाने का कोई मतलब बनता है कि कोई कैच ले लेगा आउट हो जाएगा? ये कोई बात है? क्रिकेट में कैच आउट होता है, बॉल विकेट पे लगती है आउट हो जाता है, बॉल उड़ती हुई जाती है 6 रन होते हैं, टप्पा खा के जाती है 4 रन होते हैं, प्लेयर भाग के रन लेता है 1 रन 2 रन 3 रन ले सकता है। समझे? इसका मतलब है ये रूल, ये जो रूल बनाए गए, इन रूल्स पे सवाल उठाना कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि गेम खेलना था तो रूल बनाए थे। अगर आपको ये रूल नहीं पसंद है, बोला मुझे क्रिकेट वाली इतनी सी बॉल पसंद को नहीं, फुटबॉल खेल लो, बिमत्ती बड्डी बॉल हुए, फुटबॉल खेल लो, बिमत्ती बड्डी रूल हुए, हालो, ठीक है ना? और कोई गेम खेलो, पोलो मत्ती सी बॉल हुए, बा खेल लो, टेनिस में हल्की बॉल हुए, बा खेल लो। लेकिन टेनिस के अपने रूल है, फुटबॉल के अपने रूल है, क्रिकेट के अपने रूल है, और किसी और गेम के अपने रूल है। हर गेम अपने अपने, क्या गेम इतने ही हो सकते हैं? नहीं, और भी गेम बनाए जा सकते हैं, लेकिन हर गेम को बनाने के लिए आपको सेट ऑफ रूल्स तो सेट करने ही पड़ेंगे। बिना रूल्स बनाए आप गेम को नहीं खेल सकते, और इन रूल्स पे सवाल उठाने से बेहतर है कि आप एक नया गेम बना लो। बोला मैंने ओ बॉल पसंद को नहीं, कोई बात को नहीं, एक काम कर, कौन सी बॉल पसंद है? बोला मन अति बड़ी बॉल पसंद है, ठीक है, एक नयो गेम बना ले तेरे, जा एक नयो गेम बना ले, अति बड़ी बॉल के हिसाब से के हो सके, तेरे खुद को नयो गेम बना ले, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो गेम बन चुके हैं, ये गेम के अपने रूल बन चुके हैं। आज फुटबॉल वाला कहे कि मैं अति बॉल से कौन खेलूं, मैं तो अति सी बॉल से खेल लूं, वो तो सेट हो गए। अब वो तो सेट हो गए। और आप याद करो, जब आप गली में क्रिकेट खेलते हैं, अपने रूल बनाते नहीं बनाते? जब आप गली में क्रिकेट खेलते हैं तो आप रूल बनाते नहीं बनाते? घर में चलेगी तो आउट होगा, इंटरनेशनल में तो नहीं होता आउट, लेकिन गली में होता आउट। किसी के घर चलेगी तो आउट होगा, बॉल भी वही लेके आएगा जो मारेगा, और गुम हो गई तो पैसे वही देगा। बनाते हैं ना हमारे रूल, रूल तो बनाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हमने रूल नहीं बनाए तो हम क्रिकेट खेल ही नहीं पाएंगे। हम बनाते हैं, पास में दीवार है, दीवार पे लग गई 2 रन, 2 रन का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं होता। इसका मतलब होता है कि गेम का कोई ना कोई, हर जगह जब आप कुछ खेलते हैं तो आपको रूल्स बनाने पड़ते हैं। रूल्स शुरू होते हैं, पहले आप गेम खेलने से पहले आपको रूल सेट करने पड़ते हैं, ताकि प्लेयर्स को पता हो कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, और उसे क्या करना है। अब ये होते हैं एग्जाम, जिन पे सवाल उठाना कोई मायने नहीं रखता। अगर आपको ये पसंद नहीं है, बाई चांस आपको पसंद नहीं है, तो एक काम करो, एक दूसरा गेम बना लो, कोई दिक्कत नहीं। बोला मुझे ये वाला एग्जाम पसंद नहीं पसंद, ठीक, कोई दूसरा गेम बना लो। बोले भी कभी पसंद को नहीं, कुछ और बना लो, गेमों की कमी थोड़ी है, बनाते रहो, रोज नया गेम बनाया जा सकता है। लेकिन क्या कोई भी गेम बना लो, हर गेम में रूल तो बनाने पड़ेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आपको क्रिकेट में, सर क्रिकेट में बहुत सारे रूल है, कोई बात नहीं, कम रूल का गेम बना लो, कम रूल का गेम बना लो। रूल तो, बिना रूल के गेम कैसे हो सकता है? पहले ये सोचो, ये तो हो ही नहीं सकता। एक मैदान पे आप बच्चों को खड़ा कर दो और कह दो जाओ खेलो, क्या खेलेंगे वो? कम से कम आपको एक रूल तो बनाना ही पड़ेगा, और जो भी रूल बनाओगे उस पर सवाल नहीं कर सकते। सवाल करोगे तो फिर रूल खत्म, और रूल खत्म तो गेम खत्म। तो इसका मतलब कुछ तो रखोगे, है ना? गली में क्रिकेट खेल रहे हो, दीवार पे 2 रन हो गए, मैंने कहा 2 रन कैसे हो गए? कोई बात नहीं, 1 रन रख लो, 0 रख लो, और कुछ तो रखना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा कि जब दीवार पे बॉल लगेगी तो उसका क्या मायने होगा। बोले 2 रन, बोले 2 रन नहीं, चलो 1 रन, 1 रन भी नहीं, 0, तो कुछ तो होगा कि दीवार पे क्या होगा, कब आउट होगा, कब नहीं होगा, तो कुछ तो रूल तैयार करोगे, नहीं करोगे? तो हर गेम को रूल्स चाहिए, और ये रूल्स वो होते हैं जिन पे सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि इन पे सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं बनता, तर्क नहीं बनता। अगर आप इन पे सवाल उठाएंगे, आप कहेंगे क्रिकेट में कैच आउट क्यों होता है,
तो इस सवाल का कोई मतलब बनता है? कैच आउट आउट क्यों होता है? उड़ती हुई बॉल छक्का क्यों होती है? टप्पा खा के चौका क्यों जाता है? तो इन सवालों का कोई मतलब नहीं बनता। फुटबॉल में नहीं जाता टप्पा खा के चौका, फुटबॉल में उड़ती उड़ती छक्का नहीं होता। फुटबॉल अपने रूल से, लेकिन फुटबॉल में कुछ और मिलेंगे आपको, फुटबॉल में कुछ और मिल जाएंगे, बास्केटबॉल में कुछ और मिल जाएंगे, टेबल टेनिस में कुछ और मिल जाएंगे, लॉन्ग टेनिस में कुछ और रूल मिल जाएंगे। हर गेम अपने रूल्स के साथ खेलता है ताकि खिलाड़ी को पता हो क्या करना है क्या नहीं करना। सेम गणित भी एग्जैक्टली गेम है जिसमें पहले सेट ऑफ एग्जाम्स आता है जो रूल सेट करता है कि भाई ये जो ब्रांच है इन नियमों से चलेगी। ये शुरुआती नियम है जो किसी भी हाल पे क्वेश्चनेबल नहीं है, क्योंकि इन पे क्वेश्चन उठाने से अच्छा है आप नए बना लो। और गणित बनाई है हमने, हमने गणित बनाई है, बहुत सी नई गणित बनाई है। जैसे हमारी रियल नंबर को ले लेते हैं। हमारे रियल नंबरों में हमने सेट किया हुआ है कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। ये एग्जाम है, ये एग्जाम है। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 1 और 1 2 होंगे। 1 में 0 जोड़ोगे, किसी भी चीज में 0 जोड़ोगे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एग्जाम्स होते हैं, ये एग्जाम होते हैं। हमारे जो रियल नंबर है, जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, उनके लिए हमने कुछ एग्जाम सेट किए हैं, जिसमें से ये एग्जाम है कि एक नेचुरल नंबरों में 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। 1 और 1 का जोड़ 2 होगा, 0 किसी में भी जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारे जो चीजें आप जिनके ऊपर डाउटफुल होते हो, वो सबके सब एग्जाम्स है, वो शुरुआती एग्जाम है। अब आप यहाँ पे रुको, बोले मैं कैसे मान लू कि 1 और 1 2 होता है? भाई ठीक है, मत मानो। बहुत से लोग हैं आपकी तरह जिन्होंने नहीं माना कि 1 और 1 2 है। देखो, रियल नंबर में खेलना है तो 1 और 1 2 मानना पड़ेगा। रियल नंबर में खेलना है तो 1 और 1 2 मानना पड़ेगा, वरना रियल नंबर में मत खेलो। यानी क्रिकेट खेलोगे तो इसी बॉल से खेलना पड़ेगा। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलोगे तो इसी बॉल से खेलना पड़ेगा। आप फुटबॉल लेकर क्रिकेट के मैदान में नहीं आ सकते, क्योंकि क्रिकेट के अपने रूल है, वो अपने रूल नहीं तोड़ेगा। और उसका बढ़िया चल रहा है, बिको धंधो बढ़िया चल रहा है, वो क्यों तोड़िए आपको रूल? क्रिकेट जोर को चाल रहे हो, बढ़िया चाल रहे हैं, वो थारा एक पागलपन की वजह से क्यों तोड़िया आपको रूल? बोला मैंने तो अति बोलू खेल में, अति बोलू खेलो तो तेरे घर जा खेल, अति बड़ी बोलू खेलनो तो तेरे घर जाकर खेल। अठ है तो यही खेलो जैसे, अठ तो यही रूल है और आई रूला से खेल से। समझ गए बात? तो 1 और 1 रियल नंबर में 1 और 1 2 ही होगा। ठीक है, 1 और 1 2 ही होगा। हाँ, कई लोगों ने नहीं माना, नहीं माना तो अलग गणित बना दी। अगर हम बूलियन अलजेब्रा में जाते हैं तो 1 + 1 1 होता है नहीं होता? बूलियन अलजेब्रा में 1 और 1 1 होता है, वहां 2 नहीं होता। किसी ने नहीं माना, किसी ने कहा नहीं मैं तो नहीं मानता 1 और 1 2 होते हैं, मत मान, मत मान, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्रिकेट के नियमों से परेशानी है, मत खेलो क्रिकेट, कोई और गेम खेल लो, कौन मना करता है यहाँ पे? तो किसी कोई ने कहा रियल नंबर में आप आओगे तो रियल नंबर में आओगे तो रियल नंबर के अभिगरितों को मानना पड़ेगा। रियल नंबर में आओगे तो रियल नंबर के अभिगरितों को मानना पड़ेगा। क्रिकेट खेलोगे तो क्रिकेट के नियम मानने पड़ेंगे, फुटबॉल खेलोगे तो फुटबॉल के नियम मानने पड़ेंगे, टेनिस खेलोगे तो टेनिस के रूलों को मानना पड़ेगा। बात सीधी है। हाँ, आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो आप टेनिस के नियमों को मत मानो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आप कहें मुझे चौका छक्का नहीं मानना, मत मानो, फुटबॉल में चौका छक्का नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फुटबॉल में फुटबॉल के नियम तो मानने पड़ेंगे ना। फुटबॉल में आप क्रिकेट के मत मानो, क्रिकेट को नजरअंदाज कर सकते हो, टेनिस को नजर और अदर खेलों को सबको नजरअंदाज कर सकते हो, लेकिन फुटबॉल में फुटबॉल के नियमों को नजरअंदाज नहीं किया जाए, उनको तो मानना ही पड़ेगा। बस यही गणित की सार है कि भैया 1 और 1 अगर आप रियल नंबर में हो तो 1 और 1 2 होगा, अगर रियल नंबर से बाहर हो तो कोई जरूरी नहीं कि 1 और 1 2 हो। बूलियन अलजेब्रा में 1 और 1 1 होता है। बूलियन रिंग के अंदर आए अगर तो वहां पे 1 और 1 0 होता है। तो हर जगह 1 और 1 2 तो नहीं होता, हर जगह नहीं होता। जैसे हर जगह बॉल एक जैसी नहीं होती, क्रिकेट की बॉल अलग है, फुटबॉल की अलग है, टेनिस की अलग है, टेबल टेनिस की अलग है, और रग्बी वो जो गेम आते हैं उनकी बॉल्स अलग है, खेल रहे हैं ना वो सब। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप 1 और 1 2 मानो, मत मानो, बिल्कुल मत मानो, ना मानो, लेकिन रियल नंबर में काम करोगे तो मानना पड़ेगा। रियल नंबरों में खेल रहे हो तो मानना पड़ेगा। रियल नंबर के बाद अब बोला मन तो 1 और 1 3 मानना, कर लो, अपनी गणित बना लो, एक एक अपनी गणित बना लो, है ना, आप अपनी एक गणित बना सकते हो, 1 और 1 3, और इस थ्योरी का नाम हो जाएगा रामावतार थ्योरी। और मैं अगली बार क्लास में पढ़ाऊंगा कि 1 और 1 3 होते हैं। अगर आप रामावतार थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि 1 और 1 3 होता है। बस बनाओ रूल्स, बनाओ, फ्री हो, खोलो गणित की नई नई ब्रांचेस, खोलो गणित की नई नई ब्रांचेस, नए नए एग्जाम्स लाओ, है ना, भर 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 के ब्रांचेस बनाओ, जिससे भी आप असंतुष्ट हो एक नई दुकान खोलो। और लेकिन
फिर वही बात, एग्जाम तो बनाने पड़ेंगे, एग्जाम तो बनाओगे ना कि आपकी जो ये जो गेम होने वाली है, इस गेम्स के रूल क्या होंगे, कौन खेलेगा, कैसे खेलेगा, ये तो सब सेट करोगे। बस करो, खोलो दुकान, स्वागत है आपका। इसीलिए गणित के अंदर बहुत सी ब्रांचेस है और बहुत सारी ब्रांचेस खुलती रहती है, नई 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 ब्रांचेस खुलती रहती है। सेट थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, आप देखेंगे, है ना, कैटेगरी थ्योरी, ये वाली थ्योरी, वो वाली थ्योरी, क्वासो थ्योरी, नॉट थ्योरी, केओस थ्योरी, प्लांट थ्योरी, ये थ्योरी सब क्या है, हर कोई अपने हिसाब से नया एग्जाम सेट करता है और नया गेम शुरू कर देता है। जैसे गेम बनते हैं ना, गेम कितने हैं, और हर आप किसी भी दुनिया में किसी भी देश में जाए, वहां पे आपको लोकल में अलग अलग प्रकार के गेम खेलते हुए मिल जाएंगे, लोग मिल जाएंगे, अपने अपने गेम बना लेते हैं। आज आप बच्चों को छोड़ दीजिए, आप बच्चों को बाहर छोड़ दीजिए, कोई सामान मत दीजिए, वो कोई ना कोई गेम बना लेंगे, बच्चे कोई ना कोई गेम बना लेंगे। आप 10-15 बच्चों को इकट्ठा करके छोड़ दो कहीं पे, और कुछ मत दो, कोई सामान मत दो, वो कोई ना कोई अपने लायक गेम वहां पे बना लेंगे। बस ये गेम बनाना ही गणित है, ये गेम बनाना ही गणित है। क्लियर हो आप, यहां तक समझ में आया? अब थ्योरम क्या होती है, अगले पार्ट पे आते हैं। थ्योरम क्या होती है? थ्योरम ये होती है कि जब आपको खिलाड़ियों को नियम बता दिए कि भैया ये नियम है, अब इन नियमों को मत तोड़ना, इन नियमों को तोड़ने से आपको पेनल्टी लगेगी, तो खिलाड़ी क्या करता है, उन नियमों के भीतर रहते रहते, नियमों को बिना तोड़े, नियमों के भीतर रहते रहते कलाकारी दिखाता है। कलाकारी दिखाता है जो नियम के भीतर भीतर कर, नियम तोड़े बिना, नियम तोड़े बिना वो जो कर सकता है। जैसे आज आपका नई नई प्रकार की कैच देखते हैं, फील्डर भाग रहा होता है, कैच छक्के में जा रही होती है, वो कैच पकड़ लेता है, फिर बॉल को ऊपर उछाल देता है, फिर छक्के के अंदर चला जाता है, फिर बॉल को बाहर फेंक के बाहर आके कैच पकड़ लेता है। रूल नहीं तोड़ा ना, अरे एक नई प्रकार की कैच इजाद कर दी, एक नई प्रकार की कैच इजाद कर दी, नए प्रकार के शॉट्स इजाद कर दिए। कोई आ रहा है बैठ के मार रहा है, कोई खड़े होके मार रहा है, कोई उल्टा होके मार रहा है। क्रिकेट के नियम नहीं तोड़े, क्रिकेट के नियमों को मानते हुए जो नई नई चीजें आप खोज खोज के लाते हो, उन्हीं नियमों के भीतर आप जो नई नई चीजें खोजते हो, इसी को थ्योरम कहते हैं। जैसे हेलीकॉप्टर शॉट, क्या धोनी ने कोई नियम तोड़ा क्रिकेट का? नहीं तोड़ा, नियमों के अंदर रहते रहते उन्होंने एक शॉट इजाद किया जिसको कहते हैं हेलीकॉप्टर शॉट, बन गया, वो थ्योरम होते हैं। तो जब आप नई चीजें उन्हीं नियमों को मानते हुए जब कुछ नई चीजें निकालते हो उसमें से, तो वो थ्योरम कहलाती है। फिर नई चीजों में से और नई चीजें निकल के आती है। क्रिकेट को देख लीजिए, अगर आप 1970 के क्रिकेट को देखें, आप 2024 के क्रिकेट को देखेंगे, आपको लगेगा रोज नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए तरीके के शॉट आ रहे हैं, नई नई तरीके से बॉलिंग करा रहे हैं, नई नई तरीके से फील्डिंग कर रहे हैं, अलग अलग चीजें आ रही है क्रिकेट के अंदर जो पहले कभी भी थी ही नहीं। और क्या लगता है कि 2024 के बाद में 2025, 26, 27, 28 का क्रिकेट होगा, क्या वो सेम होगा? नहीं, तब कई ऐसे शॉट देखने को मिलेंगे हमें जो हम कल्पना ही नहीं कर सकते आज। क्यों? क्योंकि थ्योरम पे थ्योरम, थ्योरम पे थ्योरम, कलाकारी कभी खत्म नहीं होती, कलाकारी चलती रहती है, एंड सो ऑन। इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती है और फिर वो बन जाते हैं क्रिकेट थ्योरी, सेट ऑफ रूल्स, फिर उनके ऊपर कलाकारी। थ्योरम्स मीन कलाकारी, और कलाकारियों पे कलाकारी, कलाकारियों पे कलाकारी, कलाकारियों पे कलाकारी, एंड बिकम्स ए क्रिकेट थ्योरी। ये थ्योरी बन गई, यही गणित है। गणित की सारी ब्रांचेस ऐसी है, इसीलिए गणित को गेम कहा जाता है। गणित को गेम कहा जाता है क्यों? क्योंकि ये आपके जीवन से जुड़ी हुई है। जीवन में भी आप यही करते हैं, सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं। आप किसी भी घर में, जैसे लड़कियां खास करके शादी करके जाती है, तो वो जो पीयर में होती है, तो पीयर के रूल्स होते हैं, पीयर के अलग रूल्स होते हैं। लेकिन जब आप ससुराल में जाते हैं, वहां के अपने रूल्स होते हैं। मतलब आपकी पीयर में है कि कहीं दाल नहीं बनेगी, और दाल नहीं बनती। ससुराल में जा रहे हैं, डेली एक टाइम दाल बन रही, वहां रूल है कि शाम को एक तो दाल पक्की बनेगी, बाकी चाहे कुछ भी बनाओ, है ना। अब जब आप पीर में आते हैं, दाल नहीं बनती, ससुराल में जाते हैं, डेली दाल बन रही। सेट ऑफ रूल्स, ससुराल के अपने रूल्स है, पीयर के अपने रूल्स है। आप पीयर में होते हैं, पीयर के रूल्स मानते हैं, ससुराल में जाते हैं, ससुराल के नियम मानते हैं। बात करो, लड़ाई तब शुरू होती है जब आप नियम मानने से मना कर दें। जब आप नियमों को मानने से मना कर दें, तब फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, संघर्ष शुरू हो जाता है, और गलत भी बात है। फिर भाई वो जो भी है, उनका अपना सही गलत है। देखो, दाल नहीं बनाना ना सही था ना गलत था, दाल बनाना भी ना सही है ना गलत है, तो गलत कोई सा भी नहीं है। गलत कोई सा भी नहीं, सेट ऑफ रूल्स है, जो आपने सेट कर दिए कर दिए, जो आपने रूल सेट कर दिए कर दिए। अब आप गलत सही में मत जाइए, रूल्स कभी गलत या सही नहीं होते, रूल्स रूल्स होते हैं। आपको अपना घर चलाना है, कोई तो रूल बनाओगे नहीं बनाओगे, कुछ तो बनाओगे, रूल बनाए। जैसे मैंने पहले कहा कि क्रिकेट के अंदर बॉल विकेट के लगती है तो वो आउट होता है, क्या गलत किया? कुछ तो रूल बनाओगे ना। तो ससुराल वालों ने अपने रूल बनाए हुए हैं कि भाई हम सब्जियां उबाल के खाएंगे, या हम ऐसे खाएंगे, या यूं करेंगे, वो अपने रूल है। आपके वहां अपने रूल होते थे, यहाँ पे हमारे नए रूल हो गए। ये सीधी सीधी सी बात है, हर जगह पे अपने। आप यहाँ छोड़ के कहीं और चले जाइए, आप बैंगलोर चले जाइए, वहां कुछ और चल रहा होगा। आप अमेरिका चले जाइए, अमेरिका भी तो कोई रूल से चलता होगा, बिना रूल से तो कोई देश ही नहीं चलता होगा। हर देश कोई ना कोई रूल से चलता होगा।
हो सकता है कि वो रूल इंडिया में ना हो और जो रूल इंडिया में हो वो अमेरिका में ना हो। लेकिन अगर आप इंडिया में हैं तो आपको इंडिया के रूल मानने ही पड़ेंगे, अगर आप अमेरिका में हैं तो आप अमेरिका के रूल के मानने पड़ेंगे। आप सवाल नहीं उठा सकते, बोले ये कोई रूल होता है क्या? ये रूल होता नहीं, रूल है, मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो पेनल्टी है, सीधी सी बात है। तो ये इस तरीके से चलता है, इसलिए आपको, आप इसे गेम थ्योरी कहते हैं, गणित को गेम थ्योरी कहते हैं। अब आ जाते हैं अगले पार्ट के ऊपर, डेफिनेशन। डेफिनेशन इसके बीच में आता है। डेफिनेशन क्या होता है? चीजों को नाम देना, है ना, चीजों को नाम देना। चीजों को नाम देने का नाम होता है डेफिनेशन। सोच के देखो, अगर क्रिकेट में छक्के चौके को छक्का चौका ना बोला जाता, के बोलता अरे उड़ती गई उड़ती गई उड़ती गई, अरे टप्पो खार गई टप्पो खार गई, सोच के तो बुरा लागतो, कितना बुरा लागतो। सोच के देखो, अगर क्रिकेट में हम चीजों को नाम नहीं देते, है ना, अगर ये नाम नहीं होते, आउट, छक्का, चौका नहीं होते, तो हम वाइड, तो के करता अरे 12 गई बॉल, वाइड जाती अरे 12 गई बॉल, बॉल ही 12 गई, बेजा 12 गई, समझो, और उड़ती गई अरे टप्पा खार गई, कितना अजीब लगता। इसलिए हमने क्या किया, चीजों को नाम देना शुरू कर दिया। जो उड़ती हुई बैट पे लगने के बाद उड़ती हुई ग्राउंड को पार करती है, बाउंड्री को, उसको कहते हैं छह। कितना सरल है ना? कितना आसान है बोलना, कितना आसान है, बजाय ये बोलना और उड़ती उड़ती जा रही है, और उड़ती उड़ती जा रही है। इससे अच्छा है उड़ती उड़ती छोड़ो, छह बोल दो, 6, बात खत्म। टप्पा खा के जा रही है, अरे टप्पा टप्पा खा के जा रही है, टप्पा 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 खा के जा रही है, अरे रेंगती रेंगती जा रही है, बात खत्म, सीधा चौका, सरल। ठीक है ना, समझ गए बात? बॉल विकेट के लगी, कैच हुआ, एक चीज आउट। ये होता है छोटे नाम, जिसे कहते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में आप क्या करते हैं, उन बड़ी बड़ी चीजों को पैकम पैक करके एक नाम दे देते हैं, पैकम पैक करके एक नाम दे देते हैं। जैसे एक त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है, इतनी बड़ी लाइन को एक नाम दे दिया, समकोण त्रिभुज। एक त्रिभुज जिसके अंदर 3 कोणों में से एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब इतनी बात हम बोले, इससे अच्छा है एक बात बोल दें, समकोण त्रिभुज। ऐसे नंबर, है ना, ऐसे नंबर जिनमें, ऐसे नंबर जो एक से बड़े होते हैं, जिनमें अपने अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है, ऐसे नंबरों को, अब इतनी बात बोले, इससे अच्छा एक बोल दें, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। ऐसे पूर्णांक जिनमें 2 का भाग जाता है, सब हटाओ, सम संख्या, सम पूर्णांक। ठीक लगे, एकदम सिंपल लगे, समझ? तो बीच में आते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन का इतना ही मकसद होता है कि जो बड़े बड़े वाक्य होते हैं, जैसे आपको हिंदी में पढ़ाया जाता है कि भाई जो मरता नहीं है, एक शब्द में क्या कहते हैं, अमर। तो डेफिनेशन का मतलब होता है एक शब्द देना, एक शब्द देना, उस सारी चीजों को पैकम पैक करके एक शब्द देना, ताकि अगली बार आपको 3-3 4-4 लाइनें बोलनी ना पड़े। एक शब्द बोले, उससे मैं समझ जाऊं कि आप क्या कहना चाहते हैं। जब आप अमर बोलेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। अब आपको इतना बड़ा बोलने की जरूरत नहीं है कि वह व्यक्ति जो कभी मरता नहीं है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। इसकी बजाय सिर्फ आपको इतना बोलना होगा, इसके बजाय आपको सिर्फ इतना बोलना होगा कि अमर, बात खत्म। तो ये होता है शॉर्ट हैंड कर देना। तो डेफिनेशन ये काम करते हैं। यहां तक समझ में आ गया? एग्जाम्स, थ्योरम और थ्योरम पे थ्योरम। ठीक है, अब कुछ और चीजें देखते हैं। यहां तक क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? इधर है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, अगला होता है हमारा, ये तो हो गया थ्योरम व्योरम वाला। अब गणित में थोड़ा सा डिफरेंट है। गणित थोड़ा सा बहुत लॉजिकल है, बहुत प्योर है, बहुत रोबस्ट है, बहुत सख्त है, हार्ड है। इसमें एक चीज जिसने गणित को इतने सालों तक मजबूत बनाए रखा, आप गणित के बारे में, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और किसी भी ब्रांच में अगर आप देखते हैं, तो वहां जो कुछ भी आता है, अगले 10 महीने बाद, अगले 12 महीने बाद, अगले 2 साल बाद, कभी ना कभी उसको कोई ना कोई खारिज कर देता है, या उसको पार्शियली गलत और पार्शियली सही कर देता है। बोला कि ये जो आपने कहा था, इसमें
कुछ सही है कुछ गलत है, ये बात पूरे तरीके से सच नहीं है। हर ब्रांच के साथ ऐसा होता है सिवाय गणित के साथ। गणित के साथ कभी ऐसा नहीं होता कि आज से 2300 साल पहले पाइथागोरस ने जो कहा था आज मैं कह दूं कि नहीं यार पाइथागोरस ने कहा था वो पूरा सत्य नहीं था, वो आधा सत्य था। क्या कभी गणित के साथ आपने ऐसा सुना? क्या गणित के साथ हमने कभी ऐसा सुना? जवाब ऐसा नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि गणित ने जो चीज तैयार की वो थी एकदम आधारभूत संरचना, पूर्णतः तथ्यात्मक, लॉजिकल बेस, एकदम लॉजिक बेस बनाया। और इन्होंने कहा पहले ही तय कर लिया कि हम केवल गणित में वही चीजें शामिल करेंगे, गणित में केवल उन्हीं चीजों की एंट्री करेंगे जो प्रोपोजिशंस होंगे। इसने गणित को सबसे ज्यादा जान दी, प्रोपोजिशन जिसे स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसने गणित को अमरत्व का वरदान दे दिया। जैसे ब्रह्मा जी की करके बे पहली है ना, कई राक्षस दैत्य होया करता, बे दानव होता, बे योग करता, पूजा करता, भक्ति करता और भक्ति करके ब्रह्मा जी ने खुश करता, बुलाता और ब्रह्मा जी से अमरत्व को वरदान मांगता। तो गणित को जो अमरत्व का वरदान मिला है वो मिला है इसकी वजह से, प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन होती है वह वाक्य जो दो में से सिर्फ एक ही चीज हो सकते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। या तो जो सत्य होते हैं, सत्य होते हैं तो हमेशा सत्य होते हैं, असत्य होते हैं तो हमेशा असत्य होते हैं। गणित ने कहा कि गणित के अंदर केवल वही चीज शामिल हो सकती है जो प्रोपोजिशन हो, स्टेटमेंट हो। मतलब या तो वो ट्रू हो या फॉल्स हो। यानी गणित में अब वो चीज शामिल नहीं हो सकती जो कभी कभी सत्य और कभी कभी असत्य। अब आप जो चीजें शामिल करें, गौर करो, आप वो चीजें शामिल कर रहे हैं जो सत्य है, हमेशा सत्य है या हमेशा असत्य। हमेशा सत्य है। इसका मतलब गणित में अगर किसी ने 20,000 साल पहले कुछ कह दिया तो वो आज भी सत्य रहेगा, क्योंकि गणित में शामिल किसको किया गया है? केवल सत्य, पूर्ण सत्य, पूर्ण असत्य को। उसको शामिल नहीं किया गया जो 10 साल बाद बदल जाएगा, या 20 साल बाद बदल जाएगा, या 15 साल बाद बदल जाएगा, या 100 साल बाद बदल जाएगा। नहीं, गणित में केवल उसी चीज को शामिल किया गया जो समय से परे है, वो पूरे समय सीमा पर या तो गलत है तो हमेशा गलत है, सही है तो हमेशा सही है। कभी सही और कभी गलत को शामिल गणित में नहीं किया। इसीलिए गणित आने वाले अनंत काल तक, गणित में जो भी बात है वो सत्य है तो अनंत काल तक सत्य है, और गलत है तो अनंत काल तक गलत है। कभी ऐसा नहीं हो सकता। समझ लो बातों को। इन्होंने कभी भी उस चीज को शामिल ही नहीं किया जो 20 साल बाद गलत से सही और सही से गलत हो जाएगी। ये था गणित का सबसे कमाल का आइडिया, कि गणित ने कहा हम सिर्फ उसी चीज को एक्सेप्ट करेंगे जो समय से परे हो और दोनों में से एक हो, सत्य असत्य। इससे गणित में आ गई जान। इसलिए गणित में आप जब भी कुछ पढ़ते हैं, जब भी आप गणित में कुछ पढ़ते हैं, वो कभी भी जो गलत है वो हमेशा गलत है, और जो सत्य है, इसलिए पाइथागोरस ने जो कहा अगर वो सत्य था तो वो आज भी सत्य है। अगर पाइथागोरस ने कुछ असत्य कहा था तो आज भी सत्य। कोई चीज अगर है तो वो टाइम लाइन के ऊपर गलत है। अगर कोई गणितीय है, क्योंकि गणित में दो ही चीजें होती है, ट्रू एंड फॉल्स। अगर कोई गणितीय स्टेटमेंट है तो या तो वो गलत है या वो सत्य है, और अगर वो सत्य और असत्य के बीच में झूल रहा है तो गणित का इससे कोई वास्ता नहीं है। गणित का उस चीज से कोई वास्ता नहीं है जो बीच में झूल रही है, जो कभी कभी हो रही है। कभी कभी के लिए गणित में कोई जगह नहीं। इसीलिए गणित शुद्ध रूप से हमेशा बनी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी। इसीलिए सोच के देखो, आज सुपर कंप्यूटर का एज है, आज एआई का एज है, क्या पाइथागोरस को गलत नहीं कर सकते? पाइथागोरस तो 2300 साल पहले था। 2300 साल वो तो मतलब जिस एज में था और आज हम जिस एज में हैं, क्या हमारे सुपर कंप्यूटर, हमारे इतने बुद्धिमान व्यक्ति पाइथागोरस को गलत साबित नहीं कर सकते? नहीं, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने गणित का इस्तेमाल किया, और गणित ने पहले ही ये चीज हजारों साल पहले ही अपनी आधार सेट कर दिया था कि हमारे पास केवल वही चीजें रहेंगी जो या तो सत्य होंगी या असत्य होंगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पाइथागोरस के बाद में कौन सा पाइथागोरस आता है, सत्य तो सत्य ही रहेगा, असत्य असत्य ही रहेगा। इसलिए वो कभी चेंज नहीं होता। बात समझ में आएगी? बात ये क्लियर हो गया? ये चीज समझ में आ गई कि एग्जाम्स क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, थ्योरम क्या होता है, प्रोपोजिशन। अब गणित बनती है इन चार चीजों से। ये चार चीजें आपके गणित को बनाती है, और हर ब्रांच के पास कुछ एग्जाम्स होंगे, कुछ थ्योरम्स होंगी, और थ्योरम पे थ्योरम बनती रहेंगी, खत्म नहीं होगी। कोई ब्रांच इसीलिए खत्म नहीं होती क्योंकि कलाकारियां कभी खत्म हो सकती है क्या? आर्ट कभी खत्म हो सकता है क्या? नहीं, कलाकारियां तो चलती रहेगी, तो थ्योरम पे थ्योरम बनती रहेगी। तो हर ब्रांच शुरू तो होती है, खत्म कभी नहीं होती। इसलिए गणित की कोई भी ब्रांच शुरू हो सकती है, खत्म नहीं हो सकती। खत्म होने का मतलब आप ये कह रहे हैं कि कलाकारियां खत्म हो गई, और कलाकारियां कभी खत्म हो नहीं सकती, है ना?
आदमी कलाकार है, कुछ ना कुछ नया निकालता ही रहेगा, बनाता रहेगा। अब अच्छी बात ये है, इसीलिए गणित की कोई बात कभी भी गलत साबित नहीं होती। अब बात करते हैं कि बाकी ब्रांचेस में क्या फ़र्क है, मैथमेटिक्स वर्सेस अदर साइंसेस। बाकी साइंसेस में क्या दिक्कत है? ऐसा क्यों होता है कि बाकी साइंसेस जो है, वो कुछ-कुछ समय बाद गलत होते रहते हैं, ठीक होते रहते हैं, गलत होते रहते हैं, ठीक होते रहते हैं, है ना? अगर आप शुरू से उठा के देखें तो गैलीलियो को न्यूटन ने गलत साबित किया, न्यूटन को आइंस्टीन ने गलत साबित किया, आइंस्टीन को क्वांटम मैकेनिक्स ने गलत साबित किया। तो ये चलता क्या रहता है? फिज़िक्स में ये क्या चलता रहता है? कोई आता है, उस समय तक वो सही लगता है, फिर कुछ समय बाद कोई और बुद्धिजीवी आता है, वो उसको गलत साबित करता है, खुद की नई थ्योरी सेट करता है, फिर कोई आता है, गलत साबित करता है, फिर नई थ्योरी सेट करता है एंड फाइनली ये सो ऑन, सो ऑन, सो ऑन चलता रहता है। बाकी ब्रांचेज़ में ऐसा क्यों होता है? सबसे बड़ा कारण है कि गणित जो है, वो एग्ज़ाम बेस्ड है। यहाँ पर गणित में कोई वास्तविकता से लेना-देना नहीं है। सबसे पहले आप एग्ज़ाम्स बनाते हैं और उसी के ऊपर आप अपनी गणित को बनाते हैं। आप एग्ज़ाम्स बनाते हैं मतलब अभिगणित बनाते हैं और अभिगणितों के ऊपर गणित बनाते हैं और अभिगणित का गलत और सही से कोई लेना-देना होता ही नहीं है। एग्ज़ाम्स का सही और गलत से कोई लेना-देना होता ही नहीं है। ये आपकी पसंद और नापसंद है। जैसे आपकी पसंद और नापसंद का सही और गलत से कोई लेना-देना है क्या? नहीं है। आपकी पसंद और नापसंद जो होती है, क्या उसका सही और गलत से कोई लेना आपको हरा कलर पसंद है, बताओ ये सही है या गलत है? ये आपकी पसंद सही और गलत में नहीं आती। आपकी पसंद, नापसंद सही और गलत में नहीं आती। किसी को लाल पसंद है, किसी को हरा पसंद है, किसी को नीला पसंद है। क्या पसंद को आप बता सकते हैं कि वो सही है या गलत है? नहीं, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि पसंद सही गलत में नहीं आती। तो सेम वही बात, एग्ज़ाम्स सही और गलत में नहीं आते। वो बस एग्ज़ाम है और अब उसी के ऊपर सब कुछ चलेगा। जबकि बाकी साइंसेज़ क्या है? एविडेंस बेस्ड है। मतलब इसे समझना, जब आप फिजिक्स में होते हैं, जब आप केमिस्ट्री में होते हैं, जब आप और ब्रांचेज़ में होते हैं, इन ब्रांचेज़ में क्या होता है कि किसी फिनोमिना, किसी घटना जो प्रकृति में हो रही है, उस पे आप नज़र डालते हैं। अरे! पानी नीचे की तरफ आ रहा है, पानी नीचे की तरफ आ रहा है, पहाड़ पे से पानी गिर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छा, एप्पल नीचे की तरफ आ रहा है। आपने किसी भौतिकीय घटना को, किसी रासायनिक घटना को, किसी बायोलॉजिकल घटना को आपने देखा और अब देखा और अब आपके दिमाग में सवाल उठा कि यार हुआ कैसे? हुआ कैसे? ये घटना हुई कैसे? जैसे आपने न्यूटन की कहानी सुनी होगी एप्पल वाली। ये एप्पल की घटना नहीं है, सबकी घटना आपको मिलेगी। हर किसी ने दुनिया को देखा, घटनाओं को देखा, जिसे हम फिनोमिना कहते हैं। किसी प्राकृतिक घटना को देखा, अरे हवाएँ चल रही हैं, अरे ऐसे चल रही है। अब घटना को देखा, अब घटना को देखते ही हमारे मन में ये आता है, जैसे आपके आज पेट दुखने लग गया शाम को। शाम को पेट दुखते ही आप क्या करते हैं? पहले दवाई लेते हैं या पहले ये सोचते हैं कि आज पेट दुख क्यों हूँ? फिर गौर करना, अगर आप में सर दुखता हो या पेट दुखता हो, कभी आपको उल्टी आती हो या जी घबरा रहा हो, तो सबसे पहले आप दवाई लेते हैं या सबसे पहले ये सोचते हैं कि आज तकलीफ हुई कैसे? आदमी का ह्यूमन नेचर ऐसा है कि जब भी कोई घटना घटित होती है, तो सबसे पहले वो उसके कॉजेज़ को ढूँढता है। कि यार पेट आज दुख क्यों? आज क्या खाए हो दोपहर में? अच्छा सुबह क्या खाए हो? याद है? आप दवाई के बारे में सेकंड है, सेकेंडरी दवाई है, प्राइमरी है कि भई पेट दुख क्यों यार? प्याज खाया? नहीं प्याज तो कौन खाया? अच्छा रात हरी सब्जी खा ली, भी पेट दुखे। तो पहले आप उसके कॉज़ पे जाते हैं। तो गणित यही विज्ञान में होता है, जब कोई घटना घटित होती है, तो हम उसके पीछे कॉज़ के पीछे जाते हैं, क्योंकि हम घटना को मानते हैं कि वो इफ़ेक्ट है, वो तो आया है, किसी न किसी वजह से आया होगा, हम उस कॉज़ पे जाते हैं। हम उस कॉज़ पे जाते हैं, जहाँ सारा पेट दुखियो, तो सर पेट क्या दुखियो? सर पेट क्या दुखियो? पेट क्या दुखियो आज? अच्छा प्याज खाया, अब आप तैयार हो जाते हैं कि प्याज से पेट दुखता है। अब आपके पास एक थ्योरी बन गई, क्या ये जो पेट मेरा दुखा है, ये वो रात वाले प्याज, कटे हुए प्याज खाने से बना है। तो आपने एक थ्योरी बना ली, थ्योरी चल पड़ी, थ्योरी चल पड़ी, अब थ्योरी टेस्ट होती है। आपने एक थ्योरी बना दी कि अगर रात को कटे हुए प्याज आप अगले दिन दोपहर में खा लो, तो आपके गैस बनेगी, आपका पेट दुखेगा। अब आपके परिवार में किसी और व्यक्ति ने भी ऐसे ही किया, उसने रात के कटे हुए प्याज दूसरे दिन दोपहर में खा लिया, उसका भी पेट दुखा। आपकी थ्योरी को दम मिल गया, बोला देखा यार, थ्योरी तो सही है, सही बताया यार, गलती करी मैं भी। तो यार बहुत जानकार आदमी हो, तो बहुत तगड़ा आदमी हो, तो हम तो बेरो है कि भाई रात का प्याज खावा, यदि सही आदमी है, जबरदस्त आदमी, अनुभवी आदमी है। अब थ्योरी 2 बार चेक होगी, तीसरी बार किसी ने रात को प्याज खाए दोपहर में, फिर पेट दुख गया, आपकी थ्योरी और मजबूत हो गई। तो देखो, मैंने जो कहा था वो होता है।
रात के कटे हुए प्याज अगर दोपहर में खाओगे पेट दुखेगा। अब थ्योरी चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, बढ़िया। और बहुत से लोगों ने रात के प्याज दोपहर को खाने बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि उन्हें थ्योरी पे विश्वास हो गया, कम हो गया। फिर एक दिन कोई आया, उसने रात को प्याज खाए, दोपहर में सब कुछ ठीक था, पेट दुखा ही नहीं। पेट दुखा ही नहीं, उसने तो कहा पर बकवास थ्योरी, झूठी थ्योरी बना रखी। तो बकवास है, झूठी थ्योरी बना रखी, कोई थ्योरी नहीं है। कोई पेट पाट कौन दुखा, देखो मैं खायो और चलो काल और दिखा दो थाने, काल और खाट दिखा दूँ। रात में प्याज रखा, दूसरा दिन दोपहर में खाए और शाम का बोले देख लो ओ बैठे हो, कोई पेट कौन दुखे। अरे यार बकवास हुई। तो ये चलता है फिजिक्स में। फिजिक्स में आप घटना देखते हैं, घटना के कई कॉजेज हो सकते हैं, घटना के कई, आपका पेट दुखने के कई कारण हो सकते थे, कई कारण हो सकता है प्याज खाने से दुखे हो सकता है इन्फेक्शन हो गया हो सकता है रोटी कच्ची रह गई हो सकता है गैस हो गई हो, कोई भी सैकड़ों कारण है, सैकड़ों कारण है जिससे आपका पेट दुखा होगा। लेकिन अब आप वो थ्योरी ढूंढ रहे जिससे पेट दुखा होगा, अब आपको ट्रायल कर करके देखना पड़ता है कि कौन सी थ्योरी सही है। तो फिजिक्स में इस तरीके से चलता रहता है, इस तरीके से। अच्छा, थ्योरी खारिज नहीं होती फिजिक्स के अंदर, थ्योरी को इंप्रूव किया जाता है। बोला प्याज में पेट दुख है, लेकिन सगड़ा को कौन दुख है, थ्योरी को फिर करेक्ट किया जाता है। बोला प्याज में पेट तो दुख है, लेकिन 3 आदमियों को दुख है, एक को कौन दुख है, 3 को 3 को दुख है, एक को कौन दुख है। फिर 5वां आदमी को पेट दुखन लाग्यो, थ्योरी इंप्रूव होगी कि 4 को दुख है, एक को कौन दुख है। तो इस तरीके से धीरे 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 हम थ्योरी को इंपोर्ट करते चले जाते हैं, बेटर करते चले जाते हैं और मॉडिफाई करें। ये है एविडेंस बेस्ड। एविडेंस का मतलब हम थ्योरी बनाते हैं, कुछ तो बनेगी थ्योरी, थ्योरी बनेगी, फिर एविडेंस आते हैं, एविडेंस आके चेक करते हैं कि थ्योरी में कितना दम है, कितनी बकवास है, कितना दम है। जितनी बकवास होती है वो निकाल देते हैं, जितना दम होता है वो रख लेते हैं और उसको इंप्रूव पे इंप्रूव करते रहते हैं। ये है अदर साइंसेस। अदर साइंसेस इंप्रूवमेंट प्रोसेस में होते हैं। थ्योरी, एविडेंस, थ्योरी, एविडेंस। वो एक फिनोमिना देखते हैं, एक घटना देखते हैं, उसके लिए एक थ्योरी बनाते हैं, फिर एविडेंस ढूंढते हैं कि भाई मेरी थ्योरी सही है या गलत है। एविडेंस को देख के थ्योरी को करेक्ट करते हैं, फिर एविडेंस से जो थ्योरी करेक्ट हुई है उसको दोबारा एविडेंस से चेक करते हैं। थ्योरी एविडेंस, इस तरीके से उनकी थ्योरी हर दिन इंप्रूव होती रहती है। जो भी थ्योरी ग्रेविटी के बारे में न्यूटन की थी, गैलीलियो की थी, उससे बढ़िया थ्योरी न्यूटन के पास थी, और न्यूटन से बढ़िया थ्योरी आइंस्टीन के पास थी, और आइंस्टीन से ज्यादा बढ़िया थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स के पास है। बस यही बात है। आप बेटर थ्योरी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। जैसे मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस जो भी दवाइयां बीमारियों के लिए 1990 में देता था, 1920 में उससे अच्छी दवाइयां देता है, उससे ज्यादा बढ़िया दवाइयां मिल रही है, ज्यादा इफेक्टिव दवाइयां मिल रही है। 1940 की दवाइयां और ज्यादा इफेक्टिव है, 1970 की दवाइयां और इफेक्टिव है, सन 2024 की दवाइयां उससे ज्यादा इफेक्टिव है, और 2030 की दवाइयां उससे भी ज्यादा इफेक्टिव होंगी। क्यों? क्योंकि ये लगातार प्रोसेस बेटर होता है। इसलिए जो मैंने शुरुआत में गलत यूज किया था कि गलत साबित करते थे, गलत साबित नहीं करते, इंप्रूवमेंट करते रहते हैं। गैलीलियो का इंप्रूवमेंट न्यूटन ने किया, न्यूटन का इंप्रूवमेंट आइंस्टीन ने किया, आइंस्टीन का इंप्रूवमेंट क्वांटम ने किया, क्वांटम का स्ट्रिंग थ्योरी करेगी, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता रहेगा और थ्योरियां बेहतर होती रहेंगी। तो ये होता है बाकी में ब्रांचेस। तो बाकियों की दिक्कत यह है। और गणित को वास्तविकता से कोई लेनो देने को नहीं। गणित को सुख के है, मतलब मारो कोई लेनो देने को नहीं, मारो ओ रहे हो एग्जाम, आ रही एग्जाम, और ई एग्जाम पर ये बनाई दी थ्योरियां, कोई न चाहिए तो ले जाओ। आ रही थ्योरम, आ एग्जाम, आ रही थ्योरम, और आ बन गई थ्योरी। अब कोई न चाहिए तो भाई ले जाओ। आ तो यही रेसी, आ तो यही रेसी। अब कोई घटना धारकन है और वो इससे मैच होती है, मतलब इस एग्जाम से सेट होता है। आपने कोई घटना उठाई, ठीक है, जैसे सब्जी मंडी से सामान लाने की घटना है, तो आपने देखा क्या ये एग्जाम काम कर रहा है, काम कर रहा है तो ठीक है लगा लो। जैसे क्रिकेट है, आप क्रिकेट के नियमों को देखते हैं, फिर घर पे क्रिकेट खेलते हैं, गली में क्रिकेट खेलते हैं, तो बस क्रिकेट का कोई मतलब नहीं है, वो सही गलत से कोई मतलब नहीं है। आपको क्रिकेट खेलना है तो वो नियम उठाओ और खेलो, बात खत्म। तो उसका सही गलत से कोई लेना नहीं। क्रिकेट सही है या गलत है, क्रिकेट सही है या गलत है, ना वो सही है ना वो गलत है। खेलना है तो खेल लो, नहीं खेलना मत खेलो। तो मैथमेटिक्स सही और गलत से परे है। इसलिए कहते हैं गणित गलत क्यों नहीं होती। गणित इसलिए गलत नहीं होती क्योंकि उसका सही और गलत से कोई मतलब ही नहीं है। ये वैसे ही जैसे क्वेश्चन मैंने कहा, क्रिकेट सही है या गलत है, फुटबॉल सही है या गलत है, बैडमिंटन सही है या गलत है, वॉलीबॉल सही है या गलत है, ना वो सही है ना वो गलत है, वो कुछ भी नहीं है। वो सही और गलत से परे है। वो गेम है जस्ट, वो सिर्फ गेम है। आपको खेलना है खेल लो, नहीं खेलना मत खेलो, बात करो। तो इनका किसी भी वास्तविकता से किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये फ्री है। अब बात समझ में आ गई। अब बताओ,
जच्ची कौन जच्ची ज़रा बात। तो यही हम ग्रुप थ्योरी में करने वाले हैं और गणित के हर ब्रांच में भी हम यही करते हैं। गणित की प्रत्येक ब्रांच में हम यही करते हैं। पहले एक्सम सेट करते हैं, फिर थ्योरम्स बनाते हैं। थ्योरम ही फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला अलग से नहीं होता। थ्योरम ही फॉर्मूला होती है। जैसे पाइथागोरस प्रमेय, वो पाइथागोरस फॉर्मूला बन गया, करंट का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो एक्चुअली फॉर्मूला नाम की कोई चीज नहीं है, उस थ्योरम से जो निकल के आता है उसको हम फॉर्मूला कह देते हैं, बस इतनी बात है। तो फॉर्मूला नाम की कोई अलग से कोई चीज नहीं है, थ्योरम ही फॉर्मूला है। ठीक है। नहीं, उनका कोई गारंटी नहीं है। किसी घटना को जब आप मैथ्स पे उतारते हैं, किसी भी घटना को मैथ्स पे उतारते हैं, तो आप ये मान के चल रहे कि मेरी घटना मैथ से मैच कर रही है, इसमें मैथ्स का कोई दोष नहीं है। इसमें मैथ्स का कोई दोष नहीं है। अगर एक हथौड़ा लेके आप उसको कील पे मारे या उंगली पे मारे और आपको, अरे बाप रे हथौड़ो उंगली तोड़ दी, हथौड़े ने तोड़ी, हथौड़े ने तोड़ी। सोचो, आप अगर कील ठोकते समय हथौड़े से उंगली ठोक दे, गलती किसकी है, हथौड़े की है कि व्यक्ति की है? बोले व्यक्ति की है। हथौड़े की कोई गलती नहीं है, हथौड़ा निर्जीव है, गणित निर्जीव है, गणित की कोई गलती नहीं है। अगर आप गणित को गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो गलत परिणाम देगी, सही इस्तेमाल करेंगे तो सही परिणाम देगी। तो इसीलिए गणित, मैंने पहले कहा गणित सही और गलत से परे है, वो सही और गलत में नहीं आती। अब आप जिसको यूज कर रहा है, वो अगर इसको सही से यूज कर रहा है तो सही फैक्ट होंगे, गलत यूज कर रहा है तो, इसीलिए गणित को कभी दोष नहीं दिया जाता। कभी भी आप देखेंगे, अगर आप ये कहें कि भाई कोई हमने चंद्रयान भेजा और वो आगे जाके खराब हो गया, तो हम क्या कहते हैं, अरे हमारे कैलकुलेशन में गलती हो गई होगी। हम ये तो नहीं कहते ना गणित गलत होगी, गणित गलत थी, नहीं, हम कहते हैं हमारे कैलकुलेशन गलत हो गए, हमने गलत तरीके से गणित का इस्तेमाल कर लिया। यानी कोई भी ये नहीं मानता कि हथौड़े की गलती है ना, कि हथौड़े को उम्र कैद होनी चाहिए। किसी ने चाकू से किसी की हत्या कर दी, हम कहें चाकू को उम्र कैद होनी चाहिए, चाकू ने हत्या की है, चाकू ने हत्या की है, नहीं, चाकू के चलाने वाले ने की है, तो चाकू का कोई दोष नहीं है। तो सेम वही बात, ये औजार है, गणित जो है वो टूल है, ना ये भला है ना ये बुरा है, ये कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की क्लास लेने के बाद आज आपको थोड़ा सा आइडिया, इसलिए मैंने पहले शुरुआत में कहा था कि ग्रुप थ्योरी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको गणित के बारे में समझाएगी, जो आपको गणित के बारे में पहले नहीं पता था। और ये क्लासेस लेने के बाद आपकी गणित की समझ, विज्ञान की समझ दोनों ही बदल जाएंगी। और अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपके बहुत सारे द्वार खुल जाएंगे, बहुत सारे दिमाग खुल जाएंगे, बहुत सारी बातें आपको पता लगेगी। फिर आपको समझ में आएगा कि गणित कितनी पावरफुल है। अभी आगे आगे जैसे बढ़ेंगे ना, फिर आपको पावर समझ में आएगी, पावर ऑफ मैथमेटिक्स, कि गणित कितनी ताकतवर चीज है और ये हमारे पास कैसे आ गई। ये कोई ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है, ये जो चीज हम ले रहे हैं ये कोई ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। देखिए, ब्रह्मास्त्र भी अगर शब्द यूज कर रहा हूँ तो शायद इसके प्रति छोटा होगा, ये उससे भी खतरनाक चीज हमारे पास है। अगर सही से यूज करें तो ये बहुत कमाल कर सकती है, और गलत यूज करें तो बहुत विनाश भी कर सकती है। क्योंकि मैंने पहले कहा, चाकू का कोई दोष नहीं है, चाकू चाकू होता है। अब उससे क्या करते हैं, चाकू से डॉक्टर सर्जरी करता है, चाकू से सब्जियां भी काटी जाती है, चाकू से आप खून भी कर सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं, किसी को बचा भी सकते हैं। चाकू का क्या दोष है? तो वही बात है, चाकू किसी के सर्जरी में काम आके उसकी जान बचा रहा है, चाकू किसी के अंदर, एक बार चाकू शरीर को दो जगह काट रहा है, सर्जरी में भी काटता है, और जब आप किसी का खून करते हो उस समय भी वो पेट में जाता है, तब भी वो काटता है। लेकिन दोनों के काटने का तरीका अलग अलग है, तो चाकू का दोष कहीं नहीं था। ठीक है, ये कहना मुश्किल है कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अलग अलग है, संस्कृत विभाग में अलग तरीके से आते हैं, बाकी जगह अलग अलग आते हैं। ठीक है, चलो क्लास को यहाँ विराम देते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, नहीं लेट नहीं है आप, कोई लेट नहीं है कोर्स में, कोर्स अभी शुरू ही हुआ है, कितना है। चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में।